नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास सागर। सर्वज्ञ एकेडमी में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम रीजनिंग में पढ़ेंगे कैलेंडर चैप्टर। तो आइए शुरू करते हैं। कैलेंडर में शुरू करने से पहले दोस्तों हम जानेंगे इसके कुछ टेक्निकल वर्ड। जैसे इसमें सबसे पहले आता है साधारण वर्ष। साधारण वर्ष में दोस्तों इसमें कुल 365 दिन होते हैं। तो इसमें हम बता रहे हैं कि कुल 365 दिन होते हैं और इसमें फरवरी महीने में 28 दिन होते हैं। जितने भी साधारण वर्ष आएंगे दोस्तों उसमें फरवरी महीने में 28 दिन होंगे और इसमें कुल 52 सप्ताह और एक शेष दिन होता है। तो दोस्तों ये है साधारण वर्ष। इसके बाद आता है इसमें लीप वर्ष या इसको बोलते हैं अधिवर्ष। लीप वर्ष या अधिवर्ष में दोस्तों इसमें कुल 366 दिन होते हैं। लीप वर्ष में फरवरी महीने में 29 दिन होते हैं। यही एक ध्यान देने वाली बात है दोस्तों कि साधारण वर्ष में फरवरी में 28 दिन होते हैं और लीप वर्ष में फरवरी में 29 दिन होते हैं। इसमें दोस्तों इसमें होते हैं कुल 52 सप्ताह और 2 शेष दिन। तो इस तरह से हम साधारण वर्ष जान गए और लीप वर्ष जान गए। लेकिन अब हमें यह जानना है कि हम ये कैसे पता करें कि कौन सा वर्ष साधारण वर्ष है या कौन सा वर्ष लीप वर्ष है। तो इसके लिए दोस्तों हम एक काम करेंगे कि हम दिए हुए वर्ष को 4 से भाग देंगे। माना कि ये दिया हुआ वर्ष है 1992। हमको ये पता करना है कि ये साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है। तो इसको हम 4 से भाग देंगे। तो ये हो जाएगा 4 चौके 16, 4 नवा 36 और ये 4 अठे 32। दोस्तों इसमें शेषफल कुछ भी नहीं बचा, या ये हम कह सकते हैं कि यहाँ पर शेषफल 0 बचा। तो जब ऐसी कंडीशन हो कि हम 4 से भाग दे रहे हैं और दिया हुआ वर्ष पूरी तरह से कट जाता है, तो इसका मतलब इसमें जब शेषफल 0 बच रहा है तो ये हो जाएगा हमारा लीप वर्ष, यानी कि ये हो जाएगा लीप वर्ष। अब अगर ये लीप वर्ष है दोस्तों तो इसके फरवरी महीने में 29 दिन होंगे। अगर मान लीजिए ये दिया हुआ है 1997, इसको हम भाग दे रहे हैं 4 चौके 16, 4 नवा 36, फिर 4 नवा 36। दोस्तों यहाँ पर शेषफल 1 बच गया है। तो ये जब शेषफल 1 बच गया है ये हो जाएगा साधारण वर्ष, यानी कि ये 1997 जो है ये लीप वर्ष नहीं होगा, ये होगा हमारा साधारण वर्ष। इसके बाद दोस्तों जब हम इसमें जान गए हैं साधारण वर्ष और लीप वर्ष, इसके बाद इसमें आता है शताब्दी वर्ष। शताब्दी वर्ष क्या होते हैं? शताब्दी वर्ष वे वर्ष होते हैं जो 100 से पूरी तरह से विभाजित हो जाते हैं। शताब्दी वर्ष वे वर्ष होते हैं जो 100 से पूरी तरह से विभाजित हो जाते हैं। इसमें 2 तरह के होते हैं। इसमें 2 तरह के वर्ष होते हैं। एक होता है साधारण शताब्दी वर्ष और एक होता है शताब्दी लीप वर्ष। साधारण शताब्दी वर्ष का मतलब ये है कि जो वर्ष 400 से भाग देने पर पूरी तरीके से नहीं कटते हैं, अर्थात उसमें शेषफल बच जाता है, वो होगा साधारण शताब्दी वर्ष। और शताब्दी लीप वर्ष वे वर्ष होते हैं जो 400 से भाग देने पर पूरी तरीके से कट जाते हैं और उसमें शेषफल 0 बचता है, तो वो हो जाएगा शताब्दी लीप वर्ष। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हमने ले लिया सन 2000। तो दोस्तों ये है शताब्दी लीप वर्ष।
ये शताब्दी लीप वर्ष है। अगर हमने कह दिया कि ये 1900, तो दोस्तों ये 400 से नहीं कटेगा। जब ये 400 से नहीं कटेगा तो ये हो जाएगा हमारा साधारण शताब्दी वर्ष। जबकि दोनों ही ये संख्याएं जो हैं 100 से पूरी तरीके से कट जाएंगी। तो ये शताब्दी वर्ष तो हैं, लेकिन ये साधारण शताब्दी वर्ष है और ये शताब्दी लीप वर्ष है। तो दोस्तों अब इसके बाद हम आते हैं इसमें सीधे क्वेश्चन पर, और इसमें हम देखेंगे क्वेश्चन का टाइप नंबर 1। दिन ज्ञात करना। दिन ज्ञात करने का क्या मतलब है? इसमें सवाल कुछ इस तरीके से पूछे जाएंगे कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, या 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, या 2 अक्टूबर 1869 को कौन सा दिन था। तो दोस्तों इस तरह के जब क्वेश्चन आते हैं तो उसके लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है। हमारा फार्मूला है x + y + z + r, और इसको हम ब्रैकेट में करके यहाँ लिखते हैं शेष दिन। शेष दिन का मतलब ये है दोस्तों कि जब ये शेष दिन लिखा है, यानी कि हमें हर संख्या में 7 से भाग दे करके उसका केवल शेषफल लेना है। पूरे कैलेंडर में हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि जब भी हम कभी 7 से भाग देंगे हम केवल शेषफल ही लेंगे, भागफल से हमें कोई मतलब नहीं होगा। आइए देखते हैं इसमें x का क्या मतलब है। x का मतलब है दिए गए वर्ष में दहाई तक की संख्या से एक अंक कम। एक अंक कम। और जब भी हम x का मान निकालेंगे दोस्तों उसमें हम 7 से भाग दे करके तभी इस फार्मूले में रखेंगे। इसके बाद आता है इसमें y। y क्या है? y का मतलब है दोस्तों x/4, और हम यहाँ पर केवल भागफल लेते हैं। कहने का मतलब ये है दोस्तों, जब हम x का जो भी मान निकालेंगे और जब उसके बाद y का मान निकालना होगा तो y के लिए हम x का जो मान हमको मिला है जब 4 से भाग देंगे हम केवल भागफल लेंगे, और वो भी पूर्णांक में। ना तो हमको पॉइंट में चाहिए और ना ही सही बटे में चाहिए, हम केवल पूर्णांक में लेंगे, और जो पूर्णांक हमें मिलेगा उसमें हम 7 से भाग दे करके शेष दिन निकाल लेंगे। अब इसके बाद आता है दोस्तों जेड। जेड है शताब्दी कोड। शताब्दी कोड दोस्तों इसमें ये है 0, 1, 3 और 5। हम इसको इसी क्रम में लेंगे। हर शताब्दी के लिए एक कोड होता है और वो है 0, 1, 3 और 5। जब भी हम इसको सवाल में यूज़ करेंगे तो हम इसको बताएंगे किस तरीके से होता है। फिलहाल अभी आप इतना जानिए कि जेड का ये मान होता है। अब इसमें आर है। आर का मतलब है दोस्तों 1 जनवरी से दिए गए दिनांक तक शेष दिन। आर का मतलब है 1 जनवरी से दिए गए दिनांक तक शेष दिन। कहने का मतलब ये है कि अगर हमने ये कह दिया कि 28 फरवरी, तो हम 1 जनवरी से इसमें शेष दिन निकालेंगे। तो हमको ये पता है जनवरी में कुल 31 दिन होते हैं और फरवरी में 28 तक कहा है तो हम 28 तक जाएंगे। 28 हमने कहा है शेष दिन लेंगे, तो हम दोनों संख्या में बारी बारी से 7 से भाग देंगे। जब हम 7 से भाग देंगे तो हम केवल शेषफल ही लेंगे। यहाँ हम जब 7 से भाग दे रहे हैं तो भागफल नहीं लेते हैं दोस्तों। तो चलिए भाग देते हैं। 7 चौके 28, यहाँ बचेगा शेषफल 3, और यहाँ 7 चौके 28, यहाँ शेषफल बच गया 0। तो कहने का मतलब यही है कि 1 जनवरी से दिए गए दिनांक तक शेष दिन हम इस तरीके से ज्ञात करेंगे। हमेशा हम उस दिनांक तक 7 से भाग देते हुए चले जाते हैं।
तो दोस्तों ये फार्मूला क्लियर तभी होगा जब इस पर हम कोई सवाल लगाएंगे। तो आइए एक सवाल लगा के देखते हैं इस पर। मान लीजिए दोस्तों क्वेश्चन है आपका 2 अक्टूबर 1869 को कौन सा दिन था। ये हमारा क्वेश्चन है दोस्तों। तो आइए हम इस क्वेश्चन को इस फार्मूले से हल करते हैं। तो इस फार्मूले हम देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पर x है। हम x के लिए क्या किए हैं कि दिए गए वर्ष में दहाई तक की संख्या, सबसे पहले हम दहाई तक की संख्या लेंगे। तो यहाँ हमारा दिया गया वर्ष है 1869। जब दहाई तक की संख्या लेंगे तो हमें मिलेगा इकाई और दहाई यानी कि 69 69 मिल जाएगा। ये हमको मिल गया दिए गए वर्ष में दहाई तक की संख्या। फिर कह रहा है इसमें एक अंक कम लेते हैं, जब इसमें से हम एक घटा देंगे दोस्तों तो हमको ये मिल जाएगा 68। ये हो गया x का मान। लेकिन जब हम इस x के मान को इस फार्मूले में रखते हैं तो हम केवल शेषफल लेते हैं, यानी कि इसमें हम 7 से भाग देंगे और हम शेषफल निकालेंगे। शेषफल यहाँ मिल जाएगा दोस्तों 5। तो यानी x का मान हो जाएगा 5। इसके बाद दोस्तों y, हमने y के लिए कहा है कि x/4 लेते हैं। हमको x का यहाँ मिला था 68 यानी कि 68। जब इसमें हम 4 से भाग देंगे हम केवल भागफल ही लेंगे दोस्तों। तो जब देंगे 4 × 4 2 यहाँ गया, 4 से 28, ये हो गया 17। हमें y का मान मिल गया 17। लेकिन जब हम फार्मूले में रखेंगे इसे तो हम केवल शेषफल ही लेंगे। इस 17 में हम 7 से फिर से भाग देंगे और शेषफल देखेंगे, 7 दूनी 14 यानी कि शेषफल हमें मिल जाएगा 3। तो ये हो जाएगा 3। अब इसके बाद दोस्तों इसमें आता है z। ये z के लिए हमने कहा है कि z है शताब्दी कोड, और शताब्दी कोड हमारे पास क्या है 0 1 3 और 5। तो इसको हम कैसे लेंगे दोस्तों। हमारे पास ये जो 1869 ये वर्ष है, 1869 जो है ये क्या है, ये वर्ष है। लेकिन जब इसको हम शताब्दी में बदलना चाहेंगे तो हम इसको 1800 लिखेंगे। हम इसको 1800 लिखेंगे, हमारा हो जाएगा शताब्दी। अब 1869 के लिए कोड वही होगा जो कोड 1800 के लिए होगा। ये हम कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हम ये काम करेंगे कि हमारा जो दिया गया वर्ष है जब उसको हम शताब्दी में बदल रहे हैं, ये 1869 है, तो इसको हम जब शताब्दी में बदलेंगे 1800 हो जाएगा। 1800 के जस्ट तुरंत बाद, कि 1800 के तुरंत बाद कौन सा शताब्दी लीप वर्ष आता है हम सबसे पहले वो लिखेंगे। तो यहाँ ये ध्यान देना है कि ये 1800 है। 1800 के अगर हम आगे बढ़ें ये हो जाएगा 1900। ये शताब्दी वर्ष तो है लेकिन ये शताब्दी लीप वर्ष नहीं है। 1900 के बाद आएगा सन 2000, ये शताब्दी लीप वर्ष है दोस्तों। अब यहाँ से हम ये z का मान इसी क्रम में रखेंगे, यहाँ से इसके लिए 0 1 और ये हो जाएगा 3। तो 1800 के लिए हमें शताब्दी कोड मिल गया 3। ये हमारा z का मान हो जाएगा। तो z का मान ये हमने लिख लिया 3। अब इसके बाद दोस्तों इसमें आता है r। r का मतलब है 1 जनवरी से दिए गए दिनांक तक का शेष दिन। तो अब कैसे निकालेंगे दोस्तों, इसने दिया हुआ है 2 अक्टूबर तक। तो सबसे पहले हम जनवरी से चलना शुरू करेंगे। एक ब्रैकेट बना लेते हैं। जनवरी में दोस्तों होते हैं 31 दिन, और जब हम 7 से भाग देंगे तो हमें यहाँ शेष दिन मिल जाएंगे 3। और ये 1869 है, ये लीप वर्ष नहीं है, यानी कि फरवरी में 28 दिन होगा, और जब 7 से भाग देंगे तो हमें शेषफल मिल जाएगा 0। इसके बाद मार्च में 31 दिन होते हैं तो हमें शेषफल 3 मिल जाएगा। अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2। इसके बाद दोस्तों जुलाई में 3 और अगस्त में 3, और इसके बाद सितंबर में 2। अक्टूबर, हम अक्टूबर में आ गए हैं। अक्टूबर में ये है कि 2 अक्टूबर तक ही जाना है, तो अक्टूबर में हम केवल 2 दिन ही लेंगे, इसके आगे हम नहीं जा सकते क्योंकि ये पूरे अक्टूबर की बात नहीं किया, केवल 2 अक्टूबर तक हमें जाना है। अब ये ब्रैकेट हो गया बंद। इसको हम जोड़ सकते हैं, 5 3 8 3 11। इसको जोड़ लेंगे, 3 3 6 2 8, 3 11 2 13 3 16, 3 19 2 21 2 23। अब इसको हम जोड़ेंगे, 3 1 4 2 1 3। दोस्तों हमारा योगफल आ गया 34। अब इस 34 में हम क्या करेंगे दोस्तों, हम इसमें 7 से भाग देंगे। इसमें हम 7 से भाग देंगे और हम शेषफल लिखेंगे। शेषफल हम इसमें क्या लिखेंगे, जब 7 से भाग देंगे, 7 चौक 28,
28 और 6 बचेगा यहाँ पे, तो हमारा यहाँ पे शेषफल हो गया 6। दोस्तों अब ये जो हमारा 6 आया है ये हमारा दिन का कोड है। कैसे दोस्तों, हम ये जानते हैं कि सप्ताह का पहला दिन होता है सोमवार और आखिरी दिन होता है रविवार। तो हम एक सीक्वेंस में इनका कोडिंग करेंगे। सप्ताह का पहला दिन होता है सोमवार, तो हम ये फार्मूला मिटा दे रहे हैं दोस्तों, यहाँ से हम दिनों का कोड देख ले रहे हैं। सप्ताह का पहला दिन होता है सोमवार, इसके बाद मंगल, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। सप्ताह का पहला दिन है सोमवार, तो इसके लिए कोड हो गया 1, मंगल के लिए 2, बुध के लिए 3, बृहस्पति के लिए 4, शुक्रवार के लिए 5, शनिवार के लिए 6 और रविवार के लिए 7। यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है दोस्तों, रविवार का एक कोड और होता है और वो है 0। जब कभी हमारा कोड 7 या 0 आएगा तो वो हमारा दिन रविवार हो जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, हमको मिल गया है 6 में हमने देखा है 6 में है शनिवार, यानी कि इसका मतलब इस दिन था शनिवार। इस तरह से दोस्तों हम कैलेंडर के सारे क्वेश्चन कर सकते हैं जो इस फार्मूले पर फिट बैठते हैं, अर्थात कि जो इस तरह से पूछा जाएगा कि जैसे इस तारीख को कौन सा दिन था, तो हम इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आपने देख लिया, इस फार्मूले पे हम इस तरह से क्वेश्चन लगा सकते हैं। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ है 30 जनवरी 1948 को कौन सा दिन था। ये हो गया दोस्तों। तो सबसे पहले हम फार्मूला लिखेंगे। हमारा फार्मूला है x + y + z + r, और ये हो जाएगा शेषफल लेते हैं। ये आइए दोस्तों शुरू करते हैं। x का मतलब है कि दिए गए वर्ड्स में दहाई तक की संख्या से एक अंक कम, यानी कि अगर ये 48 है तो जब एक घटा देंगे तो हमको x के लिए मिल जाएगा ये 47। तो इस 47 को जब हम फार्मूले में रखेंगे तो हमें केवल चाहिए शेषफल, यानी कि इसमें हम 7 से भाग देंगे। हमें शेषफल मिल गया 5। ये हमारे हो गया x का मान। इसके बाद दोस्तों आते हैं y पे। जब हमें y का मान लेना है तो हमने कहा है कि y के लिए होता है x/4, यानी कि 47/4, और हम केवल भागफल लेते हैं। तो जब हम केवल भागफल लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 4 × 4 और 4 × 4, 11 मिल गया। अब इस 11 में दोस्तों जब हम इसको यहाँ पर रखेंगे तो हम केवल शेषफल ही लेंगे। तो शेषफल के लिए हम क्या करेंगे, इसमें हम 7 से भाग देंगे, तो ये हो जाएगा 7 × 7, हमारा शेषफल बच जाएगा 4। इसके बाद अब हमें z का मान लेना है दोस्तों। अब देखिए ये है 1948। 1948 को जब हम शताब्दी में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 1900। हमें 1900 के लिए z का मान चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 1900 के तुरंत बाद आने वाला शताब्दी लीप वर्ष लिखेंगे। तो 1900 के तुरंत बाद आएगा सन 2000। अब 2000 से हम घटते हुए 1900 तक आएंगे, 2000, ये हो गया 1900। इसके लिए हम z का मान जानते हैं कि z का मान हमें जो मिला है वो 0, 1, 3 और 5 है, और इसको इसी सीक्वेंस में लेते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले यहाँ 0 लिखेंगे, इसके बाद यहाँ आएगा 1। 1900 के लिए हमें मिल गया 1। दोस्तों यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है
कि मान लीजिए अगर किसी ने गलती से अगर ये 2000 के स्थान पे अगर किसी ने 2400 लिख लिया तो क्या उसके लिए जेड का मान गलत हो जाएगा? जी नहीं, उसके लिए जेड का मान बिल्कुल गलत नहीं होगा। अब देखिए हम 2400 से घटते हुए 1900 तक आएंगे तो 2400 के बाद हो जाएगा ये 2300, फिर हो जाएगा 2200, 2100, उसके बाद 2000, फिर 1900। चलिए अब जेड का मान रखना शुरू करते हैं। ये हो जाएगा 0 1 3 5, फिर 0 1 3, इस तरह से इसको रिपीट करते हुए आगे बढ़ेंगे, तब भी हमें 1900 के लिए 1 ही मिलेगा। ये हो गया जेड का मान 1। इसके बाद दोस्तों अब हम आर का मान लिखेंगे। आर का हमने बताया है कि 1 जनवरी से शेष दिन, तो 1 जनवरी से दोस्तों जब हम बढ़ेंगे तो ये 30 जनवरी तक पहले से ही दिया हुआ है, तो 30 आर का मान हमने कहा है दोस्तों कि 1 जनवरी से लेते हैं, 1 जनवरी से शेष दिन लेते हैं, तो ये 30 जनवरी तो दिया हुआ है, यानी कि हम ये कर देंगे 30/7, ये आर का मान हो जाएगा। यहाँ से हम चाहे तो केवल शेषफल ही लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 4 9 1 10, ये हो गया 10, और यहाँ शेषफल बचेगा हमारा 2, इनको जोड़ देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 12। अब इसके लिए हम यहाँ पर केवल शेषफल लेंगे। शेषफल का मतलब है दोस्तों कि 7 से भाग देना, तो जब हम 12 में 7 से भाग देंगे तो हमें शेषफल मिलेगा 5। शेषफल मिल गया 5। अब दोस्तों 5 मिल गया है तो इसको हम उंगली पर काउंट कर सकते हैं, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति और शुक्रवार, यानी कि 5 का मतलब है शुक्रवार। तो इस तरह से दोस्तों हम इस फार्मूले पे कैलेंडर के क्वेश्चन लगा सकते हैं। तो दोस्तों आज के क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कैलेंडर के कुछ नए क्वेश्चन के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।